आदाब, नमस्कार। न्यूज़ 18 के प्रोग्राम सेहत आपकी में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान समीर बट। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हर हफ्ते इस सेहत आपकी प्रोग्राम के ज़रिए हम एक डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इसी कड़ी में हमने आज दोबारा दावत दी है अपने प्रोग्राम में डॉक्टर मुबशिर मशकूर मीर। ये स्किन और हेयर जो बीमारियां हैं उस रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसमें उनको बहुत महारत हासिल है। सर, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कि थैंक दोबारा यू। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हमारे साथ आज जुड़े हैं। पहले भी आपसे बहुत चर्चाएं हुई, बहुत बार हमने 2 एपिसोड आपके साथ किए हैं, लेकिन फिर हम कुछ और चीज़ें जो रह गई है स्किन और हेयर के रिलेटेड उस पर आपसे बात करना चाहते हैं। जरूर। सबसे पहले सर, जो जानना चाहते हैं, जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, ये जो सफ़ेद दाग लगते हैं इसका रीज़न क्या होता है, क्यों होता है ये, और इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, सफ़ेद दाग चमड़ी पे आना एक बहुत ब्रॉड टर्म है। उसमें बहुत सारी वजूहात से ये सफ़ेद दाग बन सकते हैं जी। और हर सफ़ेद दाग विटिलाइगो या फुलबेरी नहीं होता है। तो अक्सर मरीज जो है एक बच्चे के चेहरे पे सफ़ेद दाग आ जाना या जिस्म पे हल्के रंग के सफ़ेद दाग आ जाने पे बहुत घबरा जाते हैं और विटिलाइगो का एक शक पाल लेते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को और पेशेंट को बहुत स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप हर सफ़ेद दाग को विटिलाइगो ना समझ लें जी। और उससे परेशान ना हो जाएं। हर सफ़ेद दाग विटिलाइगो नहीं होता है। जी। सफ़ेद दाग के बहुत सारे कारण हैं, जी। जिसमें अगर आपको बच्चे को कोई एलर्जी है और जी। चेहरे पे फीके सफ़ेद दाग आ रहे हैं तो वो विटिलाइगो नहीं है। अगर जिस्म पे आपको सफ़ेद दाग आ रहे हैं खासकर बरसात के महीने में, जी। तो वो पिट्रियासिस वर्सिकलर नाम की एक बीमारी हो सकती है, जो कि एक अच्छा। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है और दवाई करने पे उससे कम्प्लीटली आप ट्रीट किया जा सकता है। इसी तरह से सफ़ेद दाग के बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पुराने ज़माने में श्वेत कुष्ठ, जिसे हम आजकल विटिलाइगो के नाम पे जानते हैं, उसे कंफ्यूज किया जाता था कुष्ठ से। जी। कुष्ठ जी। जी। यानी लेप्रेसी। जी। आजकल के दौर में क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत अच्छी हो गई जी। है, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स बहुत इफेक्टिव हैं, बिल्कुल। ट्रीटमेंट जी। लेप्रेसी की अब इजाद हो जी। चुकी जी। है। जी। तो अब लेप्रेसी बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिलता है। तो वो एक कारण था। उसके अलावा बहुत तरह की इन्फेक्शंस, माल न्यूट्रिशंस और डेफिशिएंसी की वजह से जिस्म पे सफ़ेद दाग आ सकते हैं। जी। तो उसे हमें विटिलाइगो से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उसको कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं जो स्किन की डिजीजेस में महारत रखता हो, और वो आपको एक प्रॉपर गाइड कर पाएगा और डायग्नोज कर पाएगा कि ये सफ़ेद दाग का कारण क्या है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। जैसे किसी को सफ़ेद दाग हुए हैं तो जी। उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से, फिर पोस्ट जी। जो डिजीज हो गया तो ट्रीटमेंट कैसे तो होगी? अब हम आ जाते हैं विटिलाइगो की तरफ, जी। जी। जो एक्चुअल विटलाइगो। में जिसकी जी। जी। हम बात कर रहे हैं। जी। तो विटिलाइगो मुख्यतः एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जी। मतलब कि अब जो रिसर्च ये कहती है कि हमारी बॉडी में ही कुछ इम्यूनिटी की गड़बड़ हो जाने की वजह बिल्कुल। से हमारे जो डिफेंस सेल्स हैं, जो आमतौर पे इन्फेक्शन से लड़ते हैं या फॉरेन बॉडीज से लड़ते हैं, वो सेल्स में कुछ गड़बड़ आ जाती है और वो हमारे ही जो चमड़ी में रंग पैदा करने वाले सेल्स हैं, जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो हमारी स्किन को ये कलर देते हैं, वो सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जी। और जब ये सेल्स डैमेज हो जाना शुरू हो जाते हैं तो स्किन पे सफेद छोटे छोटे दाग आ जाते हैं। अब खास बात यह है कि ये दाग बिल्कुल फीके दागों की तरह नहीं होते, जैसे मैं बाकी दागों की अभी बात कर रहा था आपसे। जी। जी। ये आमतौर पे बहुत ही चौकी वाइट कलर के होते हैं, यानी कि ओके। बिल्कुल ब्राइट वाइट कलर के दाग होते हैं और बाकी कारणों से अलग दिखते हैं। जी। दूसरी चीज, ये अलग अलग बॉडी साइट्स पे आ सकते हैं और कभी कभी बहुत तेजी से भी फैलते हैं। तो विटिलाइगो में एक तो ये थियरी है। बाकी जो थियरीज रिसर्च में पाई गई हैं, उसमें एक न्यूरोजेनिक थ्योरी है कि नर्व्स की एंडिंग से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो इस तरह के विटिलाइगो को पैदा कर जी। सकते हैं। ये एक थ्योरी है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसे हम बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जी। उस केमिकल रिएक्शन से बहुत बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। ओके। फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो है बॉडी में अलग अलग तरह के बुरे तासुरात या हार्मफुल इफेक्ट्स देखे जा सकते जी। हैं। तो कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि विटिलाइगो भी शायद
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का भी इसमें कुछ एक रोल हो सकता है विटिलाइगो की कॉजेशन में। तो ये 3-4 मेन कारण अगर हम कहें तो इन 3-4 वजहों की चलते ये विटिलाइगो का जो कॉजेशन है या जन्म होता है। जैसे सफेद दाग हो गए तो कई लोग उनको लगता है कि ये कुष्ठ रोग है या इसके साथ जी जी, लेप्रोसी के साथ उसका कोई कनेक्शन, क्या ये होता है क्या ये चीज? श्वेत कुष्ठ यानी सफेद लेप्रेसी। तो लेकिन अब जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी है बड़ी है। और हमारी डिजीज को लेके रिसर्च आई है, तो अब हम इसे एक ऑटो इम्यून बीमारी मानते हैं। और लेप्रेसी जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज था, जो एक माइकोबैक्टीरियम लेप्रे करके एक बैसिलस है, बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से होता है। हाँ, देखने में इनकी काफी हद तक ये एक जैसे लग सकते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स भी देखने में हो सकता है इसमें एक आम डॉक्टर से चूक हो जाए, तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। एक चीज और है इसमें कि जहां लेप्रेसी कुछ पेशेंट्स में कम्युनिकेट हो सकता है, जी। वहीं विटिलाइगो जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है। अच्छा। वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। अच्छा। यानी कि अगर फैमिली में किसी एक को सफेद दाग आ रहे हैं विटिलाइगो की वजह से, तो वो ऐसा नहीं है कि कि अगर वो, दूसरे को हाँ, साथ में वो जो, अगर खाना शेयर कर रहे हैं या टॉवल शेयर कर जी। रहे हैं या स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये बीमारी फैलती नहीं है, एक अच्छा। इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। तो तीसरी चीज ये है कि विटिलाइगो मेनली एक क्यूटेनियस डिजीज है, ओके। स्किन की बीमारी जी है। जी। और ऐसा नहीं है कि विटिलाइगो का मरीज जो है उसको कोई अंदरूनी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जी। हेल्दी लाइफ जी सकता है, और किसी भी तरह का इंटरनल डिजीज जो है वो पर से डायरेक्टली विटिलाइगो के मतलब साथ। एहतियात क्या रखनी पड़ेगी अगर किसी को ये विटलाइगो हुआ है, एहतियात क्या रखनी पड़ेगी उस दौरान में उसको? देखिए, जैसे हमने बात की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ जनरल मेजर्स से। ओके। उसमें आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है। जी अगर जी। आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसको तो शन उसको करना कम है, करना है। उसको स्किप करना है। उसके बाद आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जी जंक जी। डाइट का सेवन नहीं करना है। जंक डाइट अगर आप छोड़ देते हैं और पानी का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा ले रहे हैं, जी तो वो अपने आप में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जी। रहा है उसको कम करने में मदद करते हैं। सर, दूसरा फंगल इन्फेक्शन जो है उसकी डिटेल क्या क्या, क्यों होता है ये फंगल इन्फेक्शन, होता क्या बेसिकली? फंगल इन्फेक्शंस वैसे तो बहुत तरह की हैं। जी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस हैं, वेरी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस हैं और डीप फंगल इन्फेक्शंस जी हैं। जी। बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम सबसे आम आज के दौर में देख रहे हैं, जो बहुत बढ़ गई है, उसे हम रिंगवर्म के नाम से आम भाषा में जानते हैं, या फिर अगर मेडिकल भाषा में कहें तो उसे टीनिया के नाम से जाना ओके। जाता है। तो इसमें अक्सर आप देखेंगे कि किसी पेशेंट में इन्फेक्शन होने के बाद गोल गोल तरह के चमड़ी पे जो दाने आ जाते हैं, सेंट्रल क्लियरिंग यानी सेंटर का जो भाग है वो क्लियर होता जाता है, और जो दाना है या दाग है वो पेरिफेरी की तरफ फैलता जाता है। तो ओके। आपको मार्जिन्स दिखेंगे जो उठे हुए हैं, जी और सेंटर से वो क्लियर होता जा रहा है। जी। तो इसीलिए एक रिंग की शेप देता है, जिससे इसका नाम पड़ा रिंग वर्म। जी तो ये बहुत आम हो रही है। अब इसमें बहुत सारे कारण इसमें बताए जा रहे हैं कि शायद हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, या शायद इम्यून सिस्टम का कोई डिसफंक्शन हो जाने की वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि आजकल डायबिटीज का, एनीमिया का और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हो गया है। अब ये एक कम्युनिकेबल बीमारी है। अच्छा। हाँ, ये क्योंकि कम्युनिकेबल ये एक फंगस से हो रही है, तो अगर आप स्किन टू स्किन टच कांटेक्ट रख करें रहे तो हैं, ये, टॉवल शेयर कर रहे हैं, इकट्ठे सो रहे हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रहा है, तो इससे ये वाली बीमारी फैल सकती है। फैलती है। तो अच्छा। यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है कि अगर घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन तो है यू तो हैव टू उसका, कीप योरसेल्फ बिल्कुल, अवे फ्रॉम। एक तो सबसे पहले तो आप उसका इलाज करवाएं, जी। ताकि वो साइकिल टूटे और उसका जो वो स्प्रेड है वो रुक जाए। दूसरी चीज, जब तक उसका पूरा इलाज नहीं होता, वो जी फंगस ठीक नहीं होती, तब तक आपको अपने जो टॉवल्स हैं, जो कपड़े हैं, उनको अलग से ही अगर धोएं और अलग रखें तो वो एक ज्यादा बेहतर रहेगा। दवा तो है अपनी जगह, लेकिन जी, उनको और क्या आप सलाह देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी ऐसी कोमॉर्बिडिटी यानी कोई ऐसी बीमारी जो आपकी इम्यूनिटी पे असर डाल असर रही, करता है जी। तो उसको आपको कंट्रोल में रखना है। अक्सर हम देखते हैं कि डायबिटिक्स जो दवाई प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या फिर उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, उसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर रहे, जी तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे केसेस में अक्सर ये फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाती है, जी। एक्सटेंसिव हो जाती है, और फिर उसे ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है।
सेकंड जो हमने कारण देखा है, अक्सर पेशेंट को जब भी कोई स्किन इन्फेक्शन होती है तो वो एक लोकल अपने आसपास की दुकान में जाके कोई एक क्रीम केमिस्ट से ले लेता है। ओके। उन क्रीम्स में अक्सर स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, मिक्स्ड क्रीम्स जिन्हें हम कहते हैं। तो वो स्टेरॉइड्स लगाने की वजह से वो आपकी जो स्किन की इम्यूनिटी है, इम्यून, बिकॉज स्टेरॉइड्स अपने आप में एक इम्यूनोसप्रेसिव हैं, वो इम्यूनिटी को दबा देते हैं। तो वो लगाने की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है और जो फंगस है वो अंदर अंदर से स्किन में फैलता रहता है। अच्छा। वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा आपका जो खान पान है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी एक पर्सनल हाइजीन जो है, आप प्रॉपरली नहाएं, खुले कपड़े पहने, जीन्स का ज्यादा हो जाना, जो जीन्स की हम पैंट्स पहनते हैं, उससे क्योंकि क्या वो होता है? बिकॉज वो ब्रीदेबल नहीं है, फैब्रिक बहुत ज्यादा एक सफोकेट करता है स्किन को। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं कि आप जीन्स वगैरह का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल ना करें, कॉटन के खुले खुले कपड़े पहने जो ब्रीदेबल हों, जिसकी वजह से उमस या नमी जो है वो चमड़ी पे ज्यादा ना रहे। अच्छा। जी, बिकॉज फंगस जो है वो उमस में, ह्यूमिडिटी में, या जहाँ नमी ज्यादा हो वहां पे ज्यादा तेजी से फैलता है। पर्सनल हाइजीन, आपकी इम्यूनिटी का सही होना, आपके लाइफस्टाइल और डाइट का सही होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपके साथ बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है और आपने बड़ा अच्छी सजेशन दी है और अच्छा मालूमात भी लोग दर्शकों को दी है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के पास फिर आएंगे और कुछ और चीज़ों पर इनसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है, खैर मकदम है। और मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर मुबशिर मशकूर मीर। लगातार इनसे हम बात कर रहे हैं। पहले सेगमेंट में हमने सफ़ेद दाग और फंगल इन्फेक्शन के बारे में इनसे जानकारी ली थी और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। सर, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जो टीबी होता है, चमड़ी का जो टीबी है, ये होता क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या होता देखिए, टीबी एक अगेन इन्फेक्शन है जी। जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करके एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होती है। अब जैसे टीबी आप अलग अलग अंगों में देखते हैं कि फेफड़े का टीबी है, उसके बाद आपकी बोन्स में हो सकता है, स्पाइन का टीबी होता है, ब्रेन का, अलग अलग ऑर्गन में जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, अपना असर छोड़ता है, तो उस एरिया में कोई ना कोई पैथोलॉजी यानी कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी पैदा जी करता है। जी तो आमतौर पे जो हम टीबी देखते हैं वो फेफड़े का टीबी या जी, लंग्स का बिल्कुल ज्यादातर तो वही टीबी होता ज्यादा है। वो हाँ। पाया जाता है। लेकिन स्किन में भी अलग अलग तरह से टीबी प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा। अब आमतौर पे ये इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि जिन लोगों में इम्यूनिटी अच्छी है, यानी इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में, वो तो उस तरह से टीबी प्रेजेंट कर सकता है। इसमें 3-4 जो मेजर प्रेजेंटेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। एक तो बच्चों में जो आमतौर पे देखा जाता है उसको स्क्रोफुलोडर्मा कहते हैं। अच्छा। तो अगर आपके जो लिम्फ नोड्स हैं नीचे, गिल्टियां हैं, उनमें टीबी का अगर इन्फेक्शन है तो वो एक टाइम पे आके फूट जाती हैं स्किन पे और एक जख्म या अल्सर पैदा कर देती हैं। अच्छा। तो अक्सर आपको सर्वाइकल एरिया में या इंग्वाइनल एरिया में जहाँ लिम्फ नोड ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे एक अल्सर दिखेगा, एक जख्म दिखेगा जिसके अंदर से पानी की तरह का एक रेशा निकल रहा है। अक्सर लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह खुद से लेते हैं लेकिन उसका कोई असर पैदा नहीं होता है और वो अल्सर महीनों महीनों या साल तक भी वैसे का वैसा रहता है। जब फिर पेशेंट्स किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो उसकी जांच होती है और उसके बाद वो डायग्नोज होता है और फिर टीबी की दवाई चलती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखती है और बाद में वो अगर पूरा कोर्स करें तो वो इलाज भी हो जाता है उसका। उसी तरह से ल्यूपस वल्गैरिस करके एक और आम टाइप है जो अक्सर एडल्ट्स में ज्यादा पाई जाती है या यंग मेल्स में, फीमेल्स में पाई जाती है। उसमें एक लाल रंग का एक प्लाक यानी एक हाथ लगाने पे आप उसको महसूस कर सकते हैं, एक धब्बा सा बन जाता है और उसके अंदर जो है वो एक तरह से साफ होता जाएगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो वो एक स्कारिंग करता है पीछे से और आगे की तरफ एक्सपैंड करता रहता है। वो एक ल्यूपस वल्गैरिस भी एक किस्म है इसमें। उसके अलावा जिन लोगों में इम्यूनिटी बहुत लो होती है उनमें छोटे छोटे लाल रंग के दाने आ जाएं पूरे बॉडी पे और फिर वो बहुत देर तक रहें, उसे हम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। उसके अलावा और भी कुछ लेस कॉमन वेरिएंट्स हैं। कभी कभी टीबी के बैक्टीरिया की वजह से एलर्जिक रिएक्शन भी आ जाता है बॉडी में। यानी अगर आपको फेफड़ों का या किसी और अंग का टीबी है और उसका एक रिएक्शन बॉडी के अंदर पैदा होने की वजह से छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, कभी कभी उन दानों के ऊपर छोटे से जख्म बन जाते हैं, तो इसे हम ट्यूबरकुलिड कहते हैं। मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस की होने की वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन या इड रिएक्शन जो बॉडी में पैदा होता है तो उसे ट्यूबरकुलिड कहा जाता है। उसके अलावा लेसर जो कॉमन वेरिएंट्स हैं, इरिथमा नोडोसम और इस तरह की बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं टीबी की वजह से पाए जाते हैं।
अब इसमें मेन जो हमारे दर्शक जिस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि अगर घर में कोई टीबी का मरीज है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, तो जब तक उसकी दवाई शुरू नहीं हो जाती, बीमारी का कंट्रोल नहीं हो जाता, तब तक आप जो है उनको थोड़ा सा आइसोलेटेड रखें, या फिर उनका आपका जो कांटेक्ट है खासकर स्प्यूटम के साथ या सलाइवा के साथ ना हो, तो उस चीज का ध्यान रखें। और जब एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो टीबी के अक्सर जो मरीज हैं वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट जारी रखें और पूरा कोर्स जरूर कंप्लीट करें। तो डॉट्स की एक प्रोग्राम के द्वारा जो हमारी भारत सरकार ने एक रिजीम बनाई हुई है टीबी के लिए, तो उसके तहत जो भी ड्यूरेशन बताई गई है, जो दवाइयाँ बताई गई हैं, उसको पूरा लेना चाहिए। और ये टीबी की दवाई हर सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसको आपको कोई भी इसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो डायग्नोसिस है, जो जांच होती है सरकारी अस्पताल में, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जब कोई दवा हम खाते हैं, किसी दवा में जो एंटीबायोटिक दवा होती है उसमें रिएक्शन हो जाती है, बॉडी में, स्किन में दाने निकल जाते हैं, जी। ये इस पे ये क्यों होता है इस तरह से, और क्या करना चाहिए आमतौर पे जो ड्रग रिएक्शन है कि दवाई खाने के कुछ देर बाद, शुरुआत में 2 या 3 हफ्ते बाद, और अगर आप दूसरी बार ले रहे हैं वही सेम दवाई, तो 48 घंटे के अंदर भी कभी कभी एक रैश आ जाता है। आपके जिस्म का पूरा जो हिस्सा है वो लाल हो जाएगा, छोटे छोटे लाल दाने आ जाएंगे, कुछ लोगों में चेहरे में स्वेलिंग आ जाती है, और कभी कभी ये रिएक्शन बहुत सिवियर भी हो सकता है, जिसे हम स्कार कहते हैं, सिवियर क्यूटेनियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो उस केस में हमें ये एक अपने मन में रखना है कि दवाई की वजह से भी कभी कभी इस तरह के साइड इफेक्ट्स या रिएक्शंस आ सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली किसी दवाई का सेवन किया है जिसका आप पहले नहीं करते थे, तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो इमीडिएटली ऐसे केसेस में कोई भी रैश अगर बॉडी पे आ रहा है तो एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और ये बात का जो आपने दवाई ली है उसका ज़रूर जिक्र करें, ताकि वो उस चीज़ को डायग्नोज कर सकें कि ये ड्रग रिएक्शन है या एक नॉर्मल कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या किसी और कारण की वजह से हो रहा है। जो गंजापन मेल्स में होता है, जी। उस पर हमने पहले थोड़ा बहुत टच किया था, लेकिन इस पे जी। विस्तार से अगर बताएं आप कि ये क्यों हो रहा है और किस तरह से इस चीज को आप रोक सकते हैं। देखिए, मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसे हम मर्दों में गंजापन या आम गंजापन, कॉमन बाल्डनेस कहते हैं, ये एक तरह का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। एंड्रोजेनेटिक मतलब कि मर्दों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें हम एंड्रोजेंस कहते हैं। तो एंड्रोजेंस मर्दों में होने की वजह से, और जो बालों की रूट्स हैं उनके ऊपर जो उनके अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो नेगेटिवली रिएक्ट करती हैं। यानी कि कुछ मर्दों में जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, खासकर जिनकी फैमिली में मदर की तरफ से या फादर की तरफ से मर्दों में गंजेपन की हिस्ट्री है, तो उनमें ये रिसेप्टर्स जो हैं वो बाल को, जब वो एंड्रोजन के असर में आते हैं तो वो बाल को पतला करने लग जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बाल जो है वो जड़ से खत्म हो जाता है। उसी वजह से आप अक्सर देखेंगे मर्दों में ये फ्रंटो टेम्पोरल रिसेशन होने लगता है। हाँ। आगे का जो हिस्सा है, ये पीछे की तरफ जो बाल की हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ रिसीड करने लगती है, और लेटर स्टेजेस में आप देखेंगे कि ऊपर का हिस्सा जो है ये भी खाली होना शुरू हो जाता है। और एक स्टेज आती है जहां पे आपका ये पूरा ऊपर का हिस्सा जो क्राउन एरिया है वो चला जाता है, आपका फ्रंटल एरिया चला जाता है, और साइड के और ऑक्सीपिटल बाल रह जाते हैं, जो हम एडवांस्ड ग्रेड बाल्डनेस कहते हैं जिसे। तो इसमें अब बहुत सारी चीजें और फैक्टर्स जुड़ जाने की वजह से थोड़ा इसका जो इंसिडेंस है वो जल्दी देखने को मिल रहा है और ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब उसमें जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो आपकी डाइट से रिलेटेड हैं। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो वो एक फैक्टर है। आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा लाइफ में, आपको नींद सही से नहीं आ रही है, आपका खान पीन ठीक नहीं है, आपकी स्मोकिंग या अल्कोहल की हैबिट है, तो ये सब चीज़ें भी जो हैं बाल झड़ने की जो गति है, स्पीड है, उसको बढ़ा देते हैं। तो ये मेनली तो एंड्रोजेनेटिक है, लेकिन उसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स रहते हैं जो बाल के झड़ने को और ज़्यादा तेज कर देते हैं। बट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें रिसर्च नहीं हुई है और जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें उनके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या वो सच में असरदार हैं भी या नहीं, और उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में जानकारी बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लगाने से दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका कोई असर नहीं आ रहा, तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज, उनके साइड इफेक्ट्स की जानकारी ना हो जाने की वजह से स्किन पे या बालों पे बहुत सारे बुरे इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो वो एक अलग साइड इफेक्ट है उसका, और एक अलग डाउन फॉल है ऐसे चीजों को इस्तेमाल करने का। तो जो आपने कहा कि हेयर फॉल,
लेडीज में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, जी क्या इम्यूनिटी का इसके साथ कोई वाबस्तगी है? जी देखिए, बाल जो है वो एक साइकिल से गुजरते हैं। शुरुआत में बाल जो है वो ग्रोइंग फेज से गुजरता है, जिसे हम एनाजन फेज कहते हैं। वो 3 से लेके 7-8 साल तक रहता है। एक बाल जब उग रहा है तो लंबे समय तक वो उगता रहता है। ओके। उसके बाद वो एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, जिसे हम टीलोजन फेज कहते हैं। ओके। तो तकरीबन 3 महीने के करीब बाल जो है वो उगने के बाद एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है, और आखिर में वो जो है गिरना शुरू हो जाता है, जिसे हम एक्सोजन फेज कहते हैं। तो तकरीबन एक स्कैल्प में 1 लाख के करीब बाल होते हैं, और 100 के करीब बाल हर रोज उगते हैं। तो अगर 5-10 बाल गिर रहे हैं और उसका अनयूजुअल हेयर फॉल का आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बाल गिरना जो है वो नॉर्मल है। लेकिन फीमेल्स में अक्सर क्या होता है कि कभी कभी जो ग्रोइंग हेयर है वो कम हो जाता है उसका परसेंटेज, और जो रेस्टिंग और शेडिंग हेयर है उसका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। अच्छा। ये क्यों होता है? अब इसमें बहुत सारे कारण हैं। उसमें बिल्कुल जैसे आपने कहा, हार्मोनल एक इशू है। अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, वो एक इशू है। अगर रिसेंटली आपकी बॉडी किसी भी तरह के फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस से गुजरी है, तो वो एक कारण हो सकता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि फीमेल्स में जब डिलीवरी होती है या कोई भी सर्जरी होती है, तो 2-3 महीने बाद अचानक से बाल बहुत तेजी से गिरने लग जाते हैं। तो इसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। जी। तो अक्सर जब ये एक्यूट फेज में है तो मेजॉरिटी फीमेल्स में 6 महीने में ये रिकवर भी हो जाता है। बाल हमेशा जितने गए हैं वो वापस आ जाते हैं, और हमेशा सारे के सारे बाल नहीं झड़ते, मतलब पूरा तरह से गंजापन नहीं आता, अगर टीलोजन एफ्लूवियम की हम बात करें। जैसे बाल सफेद हो रहे हैं किसी के, तो कलरिंग करते हैं जी। वो कलर क्या उससे ज्यादा होता है? ऐसा कहा जाता है कि भाई उससे ज्यादा बाल सफेद हो रहे हैं, कलर मत कीजिए। जो बाल का कलर आना, नीचे जो मेलानिन सिंथेसिस है वो बाल के बल्ब में होता है, जी जी नीचे जी। होता है। और जो कलर कर रहे हैं वो हम ऊपरी हिस्से को, जो स्किन के ऊपर का हिस्सा है, उस पे कर रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर आप अच्छा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको उससे एलर्जी नहीं है तो फायदेमंद है। वो आपके जो पिगमेंटेड बाल है वो धूप की वजह से होने वाले या पोल्यूशन की वजह से होने वाले बालों पे बुरे इफेक्ट को रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। लास्ट में चाहूंगा आपसे जानना कि किस तरह से अपने स्किन को, बालों को क्या क्या चीजें रखनी पड़ेगी, एहतियात क्या क्या रखना पड़ेगा, नटशल में? देखिए, जनरल प्रिकॉशंस जो लोग ले सकते हैं, स्किन और हेयर हेल्थ ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, जो जी जी स्टेप्स हैं वो कॉमन है। जी तो सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें आप। ब्रिस्क वॉक करें, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में जो रक्तचाप है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ेगा, बालों में और स्किन में न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा, और आपकी स्किन वैसे ग्लो करेगी। उसके अलावा बॉडी को डिहाइड्रेट ना रखें, पानी का सेवन अच्छे से करें ताकि स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहे, तो वो एक हेल्प करेगी आप में। उसके अलावा आपका लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया, आपकी जो डेली हैबिट्स हैं उसे सिडेंट्री लाइफस्टाइल को कम रखें। बैठने का जो काम है उसको बीच बीच में एक वॉक ले लें, या थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। खाने में आपका जंक डाइट को कम कर दें। नॉन वेजिटेरियन डाइट, खासकर जो मटन वगैरह है, जो फैटी सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ है, उसे कम करें। आपकी जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है या बहुत ज़्यादा फैट कंटेनिंग डाइट है, घी मक्खन मलाई हो गया, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा है, उस चीज़ को कम करके, और आपकी जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म को कम करें। तो ये कुछ जो ब्रॉड एक आपका रहता है। उसके अलावा स्किन में जो स्पेसिफिक आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, एक अच्छे मॉइस्चराइजर्स का रोज इस्तेमाल करें। स्किन को धूप से बचाने की वजह से के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल रेगुलरली करें। उसके अलावा बालों पे जो है आपका एक जेंटल शैम्पू का इस्तेमाल करें, जो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, बालों को बहुत ज़्यादा ख़राब ना करे, खुश्क ना करे। जी। तो ये कुछ बेसिक एक प्रिकॉशंस हैं जो हमारे दर्शक ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू। डॉक्टर मुबशिर मशकूर मीर थे ये, जिन्होंने आज सफ़ेद दाग है, फंगल इन्फेक्शन है या गंजापन है, इस तरह टीबी के बारे में बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने रोशनी डाली, और किस तरह से इस चीज़ से बचा जा सकता है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इस पर भी उन्होंने बात की। तो आज इस प्रोग्राम में लेते हैं आपसे विदा और इजाज़त। नेक्स्ट हफ्ता है उसमें हम किसी नए डॉक्टर के साथ आपकी करवाएंगे मुलाकात। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।